हेलो गाइस एंड वेलकम टू शेडी स्टोरीज, जहाँ पे मैं आपके साथ हुए कुछ क्रीपी और पैरानॉर्मल इंसिडेंट सुनाता हूँ। सो अगर आपको भी अपने साथ हुई कुछ क्रीपी, पैरानॉर्मल और घोस्ट रिलेटेड कुछ भी आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, अगर आपको वो स्टोरी मुझसे शेयर करनी है, सो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम पे या मेरे जीमेल पे आप मुझे अपनी स्टोरीज सेंड कर सकते हो। आज मुझसे मेरी ही एक सब्सक्राइबर ने एक स्टोरी शेयर की है। ये एक हॉन्टेड ट्रेन के ऊपर है और ट्रेन में ट्रैवल करना किसे अच्छा नहीं लगता, खास करके जब आप किसी वेकेशन पे जा रहे हो या किसी शादी में। लेकिन वो ही ट्रिप जो आपने इंजॉय करने का सोचा था, वो आपके साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस पीछे छोड़ दे जो आप कभी भूल ना सको, तो क्या होगा। आज की कहानी मुझे गुजरात से जैनब ने भेजी है। जैनब का कहना है कि ये बात 2020 जुलाई की है। मेरा नाम जैनब है और मैं 21 साल की हूँ। हम सभी फैमिली मेंबर्स अपनी कज़न की शादी अटेंड करने देहरादून गए थे। वैसे तो उनकी शादी 2020 के अप्रैल में ही होनी थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते केसेस और लॉकडाउन को देखकर अप्रैल में बस उनकी एंगेजमेंट करा दी गई और शादी को 3 महीने पोस्टपोन्ड करके जुलाई में रखी गई, क्योंकि हमारा पूरा परिवार, सभी लोग अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं और चूंकि अप्रैल में हर जगह लॉकडाउन लगा था, तो कोई भी हमारी कज़न की शादी में नहीं आ पा रहा था। जब जून के महीने में लॉकडाउन थोड़ा कम हुआ, इसे देखते हुए जुलाई में हमारी कज़न के शादी की डेट फिक्स हुई। हमने भी शादी से 5 दिन पहले के टिकट्स ले ली और विद फैमिली हम सब देहरादून के लिए ट्रेन से निकल पड़े। हम पूरे 6 लोग थे, मेरे दादा, मेरे मम्मी पापा और हम 2 बहनें और हमारा एक छोटा भाई। लॉकडाउन तो हट चुका था, लेकिन अभी भी बहुत से लोग बिना वजह घर से निकलने को डरते थे, इसलिए ट्रेन में ज़रा भी भीड़ नहीं थी। इवन हर दूसरी सीट खाली ही थी। ऐसे ही हमारा एक दिन पूरा ट्रेन में बीत गया। किसी किसी स्टॉपेज पे कुछ लोकल लोग चढ़ जाते, लेकिन फिर वो नेक्स्ट स्टॉप पे उतर भी जाते थे। देखते ही देखते अगले दिन हरिद्वार का स्टेशन आया और नेक्स्ट स्टॉप हमारा देहरादून ही था। धीमी धीमी बारिश होना शुरू हो गई थी, लेकिन जब ट्रेन हरिद्वार पे रुकी तो मानो पूरी ट्रेन हरिद्वार पे ही खाली हो गई हो। हरिद्वार पे हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन पूरे ट्रेन से इतने लोग उतरे कि मानो ये ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज हो। देखते ही देखते हमारी पूरी बॉगी खाली हो गई। मैं और मेरे भाई बहन बहुत खुश हो गए। पूरी ट्रेन की बॉगी को खाली पाकर हम ट्रेन में ही इधर उधर घूमने लगे, खेलने लगे। लेकिन बारिश ने भी अब अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते बहुत तेज़ बारिश और बादल गरजना शुरू हो चुका था। खैर, हमारी ट्रेन हरिद्वार से देहरादून जाने के लिए खुली। हमें लग रहा था अब यहाँ से बस 50 किलोमीटर ही तो है। अब हम लोग भी 1 घंटे में देहरादून पहुँच जाएंगे। रात के 4 बज रहे थे। हमारी बॉगी की कुछ लाइट्स जल रही थी, कुछ बंद थी और बाहर में तेज़ बारिश के साथ बादल का गरजना एक स्पूकी सीन क्रिएट कर रहा था। देखा जाए तो माहौल तो डरावना था, लेकिन चूंकि हम 6 लोग एक साथ ही बैठे थे, इतना डर भी नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये वंस इन अ लाइफ वाला मोमेंट हो। बाहर से आती ठंडी हवाओं का चेहरे पे पड़ना, बिजलियों का चमकना और बॉगी में कहीं कहीं पे 3-4 लाइट्स का जलना, लग रहा था बस इस पल में खो जाऊं। अब तक जो हम सोच रहे थे इस पूरी बॉगी में हम अकेले हैं, कि तभी ही एक लड़की हमारे सीट के पास आकर खड़ी हो गई। उसकी हालत देखकर मेरे मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकला। मैं बस चुप होकर 10 सेकंड के लिए उसे देखती ही रही। बस मैं ही नहीं, इवन हमारी पूरी फैमिली कुछ सेकंड के लिए उसे देखते ही रहे। उसकी एज करीब 25-26 साल की लग रही थी। बिल्कुल जवान थी वो, लाल सूट पहना हुआ था, सब कुछ ठीक था। लेकिन उसके बाल एकदम उलझे हुए थे और उसकी आंखों में बिखरा हुआ काजल। अगर उसको मैं सही तरीके से डिस्क्राइब कर पाऊँ तो वो ऐसी थी जैसे भूल भुलैया मूवी की मंजोलिका। डिट्टो कॉपी कह सकते हो आप उसे। अभी 10 सेकंड हुआ होगा, हमारी पूरी फैमिली मानो शांत होकर वेट कर रही थी कि वो लड़की क्या बोलेगी।
क्योंकि हम सबको दिल ही दिल में लग रहा था कि ये लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही। हम सभी लोग उसकी तरफ से एक नेगेटिव एनर्जी फील कर पा रहे थे। तभी वो पूछती है कि क्या वो हमारे सीट के पास बैठ सकती है। 2 सेकंड बाद पापा ने बोला, पूरी ट्रेन तो खाली है, आप कहीं और बैठ जाओ। इस बात पे वो कुछ नहीं बोलती है। पापा को घूर कर बिना आवाज़ के हंसने लगती है। पापा के मना करने के बाद भी वो लड़की साइड वाली सीट पे बैठ ही जाती है। साइड वाली सीट पे मेरा भाई भी बैठा था। पापा भाई को बोलते हैं, आओ बेटा तुम इधर आके बैठ जाओ। हम सभी के दिल में अब डर बढ़ने लगा था, स्पेशली मेरे। हम पूरी फैमिली 3-3 करके आमने सामने सीट पे बैठे थे और साइड वाली सीट पे अकेली वो लड़की। वो हम सबको घूरे ही जा रही थी और ना चाहते हुए भी हम में से किसी ना किसी की नज़र उस पे पड़ ही जाती थी। जब मेरी नज़र उस पे दोबारा पड़ी तो वो इशारे से मुझे अपने सीट पे बुला रहे थे। मैंने दिल ही दिल में ऊपर वाले को याद करना शुरू कर दिया। मेरी अम्मी ने जब ये सब देखा तो उनके पर्स में एक छोटा सा कुरान था। उन्होंने जल्दी से कुरान ओपन किया और आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। जैसे ही मेरी अम्मी ने पढ़ना चालू किया वो एकदम गले से गुर्राने लगी। ये सब होता देख डर से मेरी आंखों में आंसू आने लगे। वो लड़की गुर्रा ही रही थी और हम सब नजरें नीची करके बैठे हुए थे। हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि हमारी आंख उसकी आंखों से ना मिले। तभी हम सबको ऐसा लगा कि ट्रेन के बाहर से ही खिड़की के जस्ट नीचे किसी ने जोर जोर से हाथ पीटना शुरू किया। जैसे कोई तेज से दरवाजा पीटता है, ठीक वैसे ही आवाज आने लगी। ये सुनकर हम सभी लोगों ने खिड़की की तरफ देखा। विदिन 5 सेकेंड जब हम लोगों ने दोबारा साइड वाली सीट की तरफ देखा तो अब वो लड़की वहां पे नहीं थी। मेरे पापा और दादा ने झांक कर इधर उधर देखा भी, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। 4 से 5 सेकंड में बिना आवाज के उसका यूं गायब हो जाना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था। ट्रेन के बाहर से हर 20-30 सेकंड पे ऐसी आवाज आती जैसे कोई भारी हाथ बाहर से ट्रेन पे पीट रहा हो। बारिश की वजह से हमारी खिड़की आधी अधूरी बंद ही थी, लेकिन इस सब के बाद जल्दी जल्दी हमने चारों खिड़की अच्छे से पूरी पैक कर दी। इवन अब टॉयलेट के पास से किसी के चीखने की आवाज़ आने लगी, ऐसा कि कोई जानवर चीख रहा हो। वो चीखें ऐसी थी कि जैसे किसी का गला फट गया हो और उसके एकदम गहरे गले से वो चीखें निकल रही हों। अब तक जो आवाज़ ट्रेन के टॉयलेट के पास से आ रही थी, ऐसा लगा कि वो चीखते हुए ही ट्रेन से कूद गई। हमें साफ सुनाई दिया कि वो दर्द और गुस्से से भरी शैतानी चीख बाथरूम के पास से आते आते ही ट्रेन के बाहर चली गई और वो चीख फिर पीछे ही छूट गई और हमारी ट्रेन आगे निकल गई। ऐसा होता देख अम्मी और ज़ोर ज़ोर से दुआ पढ़ने लगे। हम 2 बहनों ने मम्मी पापा का हाथ कसकर थाम लिया और हमें जो भी दुआ आती थी हम सब दिल ही दिल में पढ़ने लगे। जैसे तैसे कुछ देर में देहरादून भी आ गया। एंड बिलीव मी, ना तो हमारे बॉगी से और ना ही हमारे आसपास की बॉगी से वो लड़की ट्रेन से बाहर नहीं आई। हमारी नज़रों ने उस लड़की को स्टेशन पे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। स्टेशन पे हमें लेने कुछ घर वाले आए हुए थे। घर पहुंचकर जो भी हमारे प्लान्स थे और जितना हम लोग एंजॉय करने का सोच कर आए थे, इतना ज़्यादा डर जाने के बाद अब वो पॉसिबल नहीं था। एक दिन हमारा तो डर ही डर में चला गया। फिर हम लोगों ने ये स्टोरी देहरादून में सभी को बताई और शादी के घर में जितने लोग थे सभी में फिर यही बातें होने लगी। वहाँ हमारी सेम एज के 15 से भी ज़्यादा कज़न्स आए हुए थे। सिंस हमारे साथ रिसेंटली ही ये सब हुआ था, अब हमारी हर रात भूत और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे ही बात होती थी। सभी कज़न्स लोग उनके साथ या उनके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के
पैरानॉर्मल इनकाउंटर्स के बारे में बताने लगे। वो स्टोरीज भी बहुत हैं। इन द कमिंग डेज अगर आपने मेरी ये स्टोरी सुनाई, देन मैं आपको अपने और भी स्टोरीज सुनाऊंगी जो मुझे अपने कजन्स लोगों से पता चली।